जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारी इस छोटी सी फैमिली में। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रामलाल जी अपने कमरे में कुर्सी पर बैठे हुए खिड़की की तरफ देख रहे थे। आज पूरे 1 साल हो गया था उनकी पत्नी कमला का देहांत हुए। आज ही के दिन उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई थी। उनकी तो जैसे दुनिया ही लुट गई थी। बिल्कुल सही थी कमला जी और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हर रोज़ की तरह वह सुबह उठी और अपने सारे काम किए और मेरे और अपने लिए चाय बना कर लाई। हम दोनों बैठकर चाय पी रहे थे। जैसे ही उन्होंने चाय पी उनके सीने में दर्द होने लगा और कुछ भी कहने सुनने का मौका नहीं मिला। बस 10 मिनट में सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। घर पर ही उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी, लेकिन फिर भी हम उनको जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास लेकर पहुँचे। डॉक्टर ने कहा अब इनमें कुछ नहीं बचा, आप इन्हें घर ले जाइए। हम उन्हें घर पर ले आए। मैं तो अपना होश ही खो बैठा था। अचानक ये सब क्या हो गया था। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, इसकी जगह मुझे क्यों नहीं बुला लिया। अब इसके बिना मेरा क्या होगा। आंखों के आगे एकदम अंधेरा सा छा गया था। धरती हिलती हुई महसूस हो रही थी। मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। पैर लड़खड़ा रहे थे। ज़मीन पर चला भी नहीं जा रहा था। 2 लोग मुझे पकड़कर ले जा रहे थे। बस 10 मिनट के अंदर ही मेरी दुनिया उजड़ गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मुझे कमला जी के बिना जीना पड़ेगा। उनके होते हुए मुझे किसी बात की टेंशन नहीं थी। मेरी हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान बहुत ही अच्छे तरीके से रखती थी। अब अकेले ही इस सूने कमरे में बैठा रहता हूँ। रामलाल जी कमरे में बैठे हुए ये सारी बातें सोच रहे थे। तभी उनकी बड़ी बहू आती है और उनसे कहती है, बाबूजी खाना बन गया है, खाना खा लीजिए। रामलाल जी खाना खाने के लिए बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं, थाली में 2 सूखी रोटी और रात की बासी सब्जी थी। जब कमला जी जिंदा थी तब वे सब्जी के संग दाल चावल ज़रूर बनाती थी। खाने के साथ उनको दही, छाछ, पापड़, सलाद लेना भी बहुत पसंद था और सूखी रोटी तो वो न खुद खाती थी और न दूसरों को खिलाती थी। आज थाली में 2 सूखी रोटी के अलावा सब कुछ गायब हो गया, क्योंकि अब सब कुछ बेटे और बहुओं के हाथ में जो है। रामलाल जी के 2 बेटे हैं। दोनों ही बेटे उनके साथ ही रहते हैं। उनके बड़े बेटे का नाम संजय और छोटे बेटे का नाम राजू है। उनके बेटे ही बेटों की शादी हो चुकी है। उनके बड़े बेटे संजय के पास 2 बच्चे हैं और लड़का और एक लड़की, और छोटे बेटे राजू के पास एक बेटा है। दोनों ही बच्चे एक ही घर में रहते हैं, पर उनकी रसोई अलग अलग है। एक बहू दोपहर को खाना देती है तो दूसरी बहू शाम को देती है। दोनों बहुएं रामलाल जी को कुछ भी नहीं कहती। दोनों बेटे भी अपने पापा से बात तक नहीं करते। वह ऑफिस से आते ही सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। बेटे जब भी ऑफिस से आते हैं उनके हाथ में कुछ ना कुछ सामान ज़रूर होता है, जिसे लेकर वे सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। दोनों बहुएं कभी अपने ससुर के पास उनका हाल चाल पूछने भी नहीं जाती। हमेशा अपने कमरे में ही घुसी रहती हैं और फ़ोन पर ही हमेशा व्यस्त रहती हैं। ज़रूरत के वक्त भी वे कमरे से बाहर नहीं आती। दोनों ही बेटे खाने पीने का सामान छुपा कर लाते हैं और सीधे अपने कमरे में लेकर चले जाते हैं। पिता आस में बैठा रहता है कि बेटे मेरे पास बैठकर 2 बातें करेंगे, लेकिन पिता की यही आस ही रह जाती है। दोनों ही बेटे अपने पिता से छुपा कर खाना खाते हैं और वे एक दूसरे को भी नहीं दिखाना चाहते कि वे क्या खा रहे हैं। पिता के हिस्से में बस 2 सूखी रोटी और रात की बासी सब्जी आती है। कोई भी बेटा कुछ कह लेता तो गम नहीं था, पर बिना कहे ही वे बहुत कुछ कहते हैं।
वो 2 सूखी रोटी और रात की बासी सब्जी खाकर रामलाल जी अपने कमरे में आ जाते हैं। पता नहीं आज उन्हें क्यों बहुत रोना आ रहा था। बच्चे कुछ कहते भी नहीं और सब कुछ कर भी रहे हैं। कुछ कहकर सुनकर लड़ाई झगड़ा कर आदमी अपने मन की भड़ास निकाल भी लेता है, पर यहाँ पर कोई किसी को कुछ कहता ही नहीं। तो रामलाल जी किसी से क्या कहें, ये सारी बातें कैसे समझाएं किसी को। यह सब कुछ जो यहाँ पर हो रहा था, यह सब आदमी सिर्फ महसूस कर सकता है, किसी को बता भी नहीं सकता। दोनों बहुओं के कमरे के बाहर फलों के और मेवों के छिलके पड़े थे। यह सब कुछ देखकर बड़ा अफसोस होता है। सब कुछ खाया जाता है, लेकिन अपने पिता के लिए कुछ भी नहीं, बस उनके लिए 2 सूखी रोटी और रात की बासी सब्जी। आज उन्हें कमला जी की बहुत याद आ रही थी। वे कमला जी की अलमारी खोलते हैं और उनकी सारी चीज़ों को देखने लगते हैं, उनके कपड़े, उनका चश्मा, उनका फ़ोटो। तभी उनकी नज़र अलमारी में एक डायरी पर पड़ती है। वह डायरी कमला जी की पर्सनल डायरी थी। इस डायरी को वह किसी को भी हाथ नहीं लगाने देती थी। रामलाल जी उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेते हैं और खूब रोते हैं। तुम कहाँ चली गई मुझे छोड़कर। अपनी किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाने देती थी और आज मैं आपकी सारी चीज़ों को छू रहा हूँ। आज मुझे कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। यह कहकर रोते रोते वह डायरी खोलकर देखते हैं। डायरी के अंदर एक लिफाफा था। लिफाफे को खोलते हैं तो उसमें कुछ पेपर और एक पत्र निकला। वह पत्र खोलकर पढ़ने लगते हैं। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे पतिदेव, अगर ये पत्र आप पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। यह पत्र एक कागज़ का टुकड़ा ज़रूर है, लेकिन इसमें हम दोनों की ज़िंदगी का वो हसीन लम्हा है जो कुछ लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। यह पत्र मेरे दिल का आईना है। जब तुम इसे पढ़ोगे तब हमारी ज़िंदगी के सुनहरे पल नज़र आएंगे। मेरे प्यारे पतिदेव, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर कभी कह नहीं पाई, इसलिए लेटर में लिख रही हूँ। ज़िंदगी के सफ़र में आपने मेरा बहुत साथ दिया। मुझे जितनी उम्मीद थी, मेरी उम्मीद से ज़्यादा आपने मुझे प्यार दिया। एक प्यारा सा घर दिया, 2 प्यारे से बच्चे दिए। आपने अपना पूरा जीवन मेरे नाम कर दिया। आपने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया, कभी मुझे कोई परेशानी नहीं होने दी। मेरी हर बात मानी, एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता बनकर दिखाया। मैं हमेशा से यही सोचती थी कि हर जन्म मुझे आपके जैसा ही पति मिले। काश भगवान अगले जन्म में मेरी ये इच्छा पूरी कर दे। इसलिए जाते जाते अपने दिल का एक छोटा सा टुकड़ा आपको दिए जा रही हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आजकल का जो समय चल रहा है उसमें बच्चों से कोई भी उम्मीद रखना आपको धोखा देने के समान है। हो सकता है मेरे जाने के बाद बेटे और बहू आपका ध्यान रखें, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका क्या होगा। इसलिए बच्चों को सारी बातें बताना ज़रूरी नहीं है। हमने तो अपनी सारी इनकम बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, उनका घर बसाने में खर्च कर दी थी, लेकिन मेरे पिताजी मरने से पहले अपने गांव की ज़मीन मेरे नाम कर गए थे। गांव की इस ज़मीन के बारे में मैंने आपको और बच्चों को किसी को भी नहीं बताया था। उस ज़मीन को बेचकर मैंने एक प्लॉट ले लिया था। इस प्लॉट को मैंने आपके नाम पर ख़रीदा है। उसके पेपर आपको इस पत्र के साथ ही मिल जाएंगे। मेरे जाने के बाद अगर बच्चे आपका सही से ध्यान रख रहे हैं तो ये प्लॉट आप बच्चों को दे देना, और अगर बच्चे आपका ध्यान नहीं रख रहे हैं तो प्लॉट को बच्चों को मत देना। उस प्लॉट को बेचकर आप अपना खर्चा आराम से चला सकते हो। मैं जानती हूँ आप इस बुढ़ापे में किसके आगे हाथ फैलाओगे। मेरे जाने के बाद घबराने की और रोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए एक पर्सनल काम वाली रख लेना जो आपको अच्छा खाना बना कर देगी और आपका सारा काम कर देगी। मैं इस दुनिया में नहीं हूँ,
ये सोचकर खाने पीने में लापरवाही मत करना। समय पर दवाइयाँ लेना, क्योंकि मैं हमेशा आपको देख रही हूँ। आप अपने आप को कभी अकेले मत समझना। हिम्मत से काम लेना और जीवन के जीने की नई राह तलाशना। जब आप ऑफिस और बच्चे दोनों संभाल सकते हो तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो। मुझे पता है इस पत्र को पढ़ते पढ़ते फूट फूट कर रो रहे होंगे आप, पर रोना नहीं। अपने आंसुओं को पोंछो और जो हिम्मत मेरे जाने से चली गई है उसे वापस लेकर आओ, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। पत्र को पढ़कर रामलाल जी पत्र को सीने से लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। बहुत देर रोने के बाद रामलाल जी ने अपने आंसू साफ किए। रामलाल जी फ्लैट के पेपर को संभाल कर रख देते हैं। अगले दिन रामलाल जी अपने एक दोस्त के घर जाते हैं जो कि एक वकील है। अपने दोस्त को उस फ्लैट के पेपर दिखाते हैं। वह पेपर एकदम सही है। अपने दोस्त के संग जाकर उस फ्लैट को देख कर आते हैं। उस प्लॉट की कीमत अब करोड़ों में थी और प्लॉट में भी काफ़ी बड़ा था। रामलाल जी अपने दोस्त से सलाह मशवरा करते हैं। रामलाल जी के दोस्त उनको सलाह देते हैं, आप उसमें से थोड़ा सा प्लॉट बेचकर आप इस प्लॉट के नीचे दुकानें बना सकते हैं और ऊपर एक छोटा सा घर। दुकान किराए पर चढ़ा दीजिए, उसके किराए से आपका जीवन अच्छे से चल जाएगा। रामलाल जी को यह बात जच गई। रामलाल जी वापस घर आते हैं और अपने दोनों बच्चों को बुलाते हैं और कहते हैं, संजय और राजू मेरे बच्चों, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी इतनी कमाई नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ खर्चे हैं। खाने पीने का, दवाई के खर्चे के लिए पैसे तो चाहिए ही होते हैं। तुम दोनों मुझे महीने में थोड़े थोड़े पैसे दे दिया करो ताकि मैं अपनी दवाइयाँ या और किसी भी खर्च को पूरा कर सकूं। दोनों बच्चे कहते हैं, इतने पैसे कहाँ बचते हैं पिताजी, महीने में हम आपको पैसे दे सके, घर के खाने और बच्चों के स्कूल के खर्चा इसी सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तब रामलाल जी कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मुझे खर्चे के लिए पैसे तो चाहिए ही। मुझे एक जगह पर काम मिल रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस छोटा मोटा हिसाब किताब का काम है। इस तरीके से मैं अपना खर्चा भी आराम से उठा सकूँगा। मेरे दोस्त की जान पहचान के ऑफिस है। ठीक है, आपकी जैसी मर्जी, बच्चे कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब हर रोज़ रामलाल जी सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं। रामलाल जी अपने फ्लैट का थोड़ा सा हिस्सा बेच देते हैं और अपने प्लॉट का काम शुरू करवा देते हैं और सब कुछ दिनों के बाद नीचे दुकान और ऊपर एक घर बन जाता है। नीचे की दुकानें रामलाल जी किराए पर चढ़ा देते हैं। रामलाल जी किराए से अपना खर्चा उठाना शुरू कर देते हैं। अगर रामलाल जी उस प्लॉट के बारे में अपने बच्चों को बता देते तो वे दोनों उस प्लॉट को आधा आधा बांट लेते। रामलाल जी फिर एक एक पाई के लिए तरस जाते। बच्चों के जब इतने खर्चे होते हैं तो बूढ़े माँ बाप के भी थोड़े बहुत खर्चे तो होते ही हैं। उनके दोनों बच्चे इतने नालायक हैं कि उन्होंने अपने पिता को काम करने के लिए कह दिया, तो वे क्या ही अपने पिता का खर्चा उठाएंगे। ऐसी औलाद और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। रविवार का दिन था, दोनों बेटे घर पर ही हैं, तो रामलाल जी अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चों मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। बेटों ने पूछा, क्या दिखाना है पिताजी? तुम सब मेरे साथ तो चलो, वहाँ चलकर पता चल जाएगा। दोनों बेटे अपनी अपनी बीवियों को लेकर अपने पिता के साथ चलते हैं। रामलाल जी अपने बच्चों को अपने घर ले जाकर आते हैं जो उन्होंने खुद बनवाया था। उस घर में दो बूढ़े दंपत्ति बैठे हुए थे और रामलाल जी के दोस्त भी वहाँ पर ही थे। दोनों बेटे पूछते हैं, पिताजी ये किसका घर है और यहाँ ये लोग कौन हैं? आपके दोस्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो बापूजी ने कहा, यह घर मेरा है। यह सुनकर दोनों बेटों के होश उड़ गए। आपका घर? यह आप क्या कह रहे हो बाबूजी? यह घर आपके पास कहाँ से आया? किसने दिया? तब पिताजी कहते हैं, यह घर मुझे तुम्हारी माँ ने दिया है।
तुम्हारी माँ को पहले से ही पता था कि अगर मैं पहले चली गई तो तुम लोग अपने पिताजी के साथ ऐसा ही बर्ताव करोगे, अपने पिताजी को पैसे के लिए तरसाओगे। इसीलिए तुम्हारी माँ ने मेरे लिए ये प्लॉट ले लिया था। मैं यही काम करने नहीं जाता था, मैं अपने इसी प्लॉट पर काम किया करता था। मैंने इस प्लॉट का थोड़ा सा हिस्सा बेचकर नीचे दुकानें बनवाईं और ऊपर घर बनवाया। तुम लोगों से उस दिन खर्चे के लिए कहा था, लेकिन तुम लोगों ने मना कर दिया। अगर तुम मुझे खर्चा देने के लिए तैयार हो जाते तो ये प्लॉट मैं तुम दोनों को दे देता, लेकिन अफसोस तुम्हारे पास तो तुम्हारे पिता के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास तो 2 मिनट बैठने का टाइम भी नहीं है। बचपन में हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को मारकर तुम्हारे सपनों को पूरा करते थे और तुम लोग हमारे छोटे छोटे खर्चे भी पूरे नहीं कर सकते। खर्चे तो छोड़ो, तुम्हारे पास तो हमारे लिए थोड़ा सा वक्त भी नहीं है। कभी पास बैठकर यह भी नहीं पूछते पिताजी आपकी तबीयत कैसी है, आपने खाना खाया है या नहीं, दवाई ली है या नहीं। जब अपने ही बच्चे ऐसे होते हैं तो गैरों से क्या उम्मीद रखेंगे हम। अच्छा हुआ ये दिन देखने के लिए तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है। वह तो अच्छा हुआ मेरी पत्नी जाने से पहले मेरे लिए कुछ सोच कर गई। उसे मालूम था कि उसकी औलाद ऐसी ही निकलेगी। माँ को तो पूत के पैर पालने में ही नज़र आ जाते हैं। मेरे भी कुछ अरमान थे, मुझे भी सहारा मिलना चाहिए था। बुढ़ापे में तुम लोगों से तो तुम लोग जिन्हें यहाँ पर जिन बैठे हुए देख रहे हो, यह भी वही लोग हैं जिनकी औलाद ने उन्हें घर से निकाल दिया है। अब हम ही एक दूसरे का सहारा हैं। अरे हम सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मेरे घर में मेरे साथ मुझ जैसे लोग ही रहेंगे, जो औलाद होते हुए भी बेघर हैं, और इस घर के द्वार उन्हीं लोगों के लिए खुले हैं जो औलाद से परेशान हैं। रामलाल जी की बातें सुनकर उनके बहू बेटे उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, पिताजी हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। हम अपनी गृहस्थी में इतना व्यस्त हो गए कि हम भूल गए थे कि हमारे एक पिता भी हैं जिसने हमें ये जीवन दिया है, और अपने पिता को अपने साथ रखने की ज़िद करते हैं। लेकिन रामलाल जी कहते हैं, मेरे बच्चों, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तुम अपने यहाँ खुश रहो, मैं अपने यहाँ पर खुश रहूँगा। मेरा संसार अब यही है। मेरी जितनी भी सांसें बची हुई हैं मैं यहीं लेना चाहता हूँ। इन्हीं लोगों के साथ अपने दिन गुजारना चाहता हूँ। रामलाल जी की बातें सुनकर वहाँ पर बैठे सभी बूढ़े दंपत्ति और रामलाल जी के बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। रामलाल जी के दोस्त ने कहा, आपने दोस्त के इस फैसले का मैं दिल से सम्मान करता हूँ। मेरे दोस्त ने जो फैसला लिया है, सारे बुजुर्ग दंपत्तियों का जीवन सुधारने में उसमें उनका साथ दूंगा। इस बात पर वहाँ जमा सभी दंपत्ति रामलाल जी का जोरदार तालियों से सम्मान करते हैं। इसी तरह सभी लोग अपना जीवन बिताने लगे और एक दूसरे का सहारा बनने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। अगर अब तक आपने अपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग कहानी के संग में। फिर से आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।